आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आरबीआई ने आईसीआरआर को हटाने का फैसला कर लिया है। बात करेंगे बहुत अच्छे से आरबीआई की। देखो, हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स, ये 490 रुपये का शानदार कोर्स है। आज रात 12 बजे हम इस बैच को बंद कर देंगे। लिमिटेड सीट्स हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। आपके आंसर चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, हम सब चेक करके दे रहे हैं, तुरंत चेक करके दे रहे हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो। हर दिन क्लास हो रही है। 3 महीने भयानक क्लास होगी। आपको आंसर राइटिंग आपकी परफेक्ट हो जाएगी। कहीं पे भी आप ये कोर्स को अवेल करोगे, मुश्किल से ये 10 से 15 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा। लेकिन जिस क्वालिटी में हम दे रहे हैं, लाजवाब। आ जाओ फटाक से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आईसीआरआर जो है वो हटा रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है। अब आरबीआई क्या है, देखिए पहले आप ये समझिए कि आरबीआई बैंकों का बाप है, सारे बैंकों का। जितने भी भारत में बैंक चल रहे हैं ना, उन सबको आरबीआई देखता है। सरकार देश कैसे चलाती है, देश चलता कैसे, देश इकोनॉमी से चलता है। और इकोनॉमी 2 पॉलिसी से चलती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स वाली पॉलिसी सरकार बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। ठीक है, मुद्रा नीति। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ताकि रुपया स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन ना हो। अब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 4 ± 2%, यानी कि 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए और 4% से 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी ये 7.5% के करीब इन्फ्लेशन चला गया तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। अच्छा, डिफ्लेशन और ज्यादा खतरनाक होता है। जब 2% से नीचे महंगाई कम हो जाती है तो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है वो। तो 6% से ऊपर अभी महंगाई चली गई थी, तो आरबीआई को उसको कंट्रोल करना था। तो अब देखो आरबीआई क्या करती है, सिंपल सी बात है। जैसे पिता को अपने बच्चों की फिक्र होती है, वैसे आरबीआई को अपने बैंकों की और देश की फिक्र है। तो महंगाई के लिए आरबीआई या तो पैसा, अगर पैसा ज्यादा है मार्केट में तो उसको हटाएगी ताकि महंगाई कम हो, और अगर महंगाई कम है तो आरबीआई पैसा, ताकि वो सप्लाई बढ़े। ठीक है भाई, पैसों की वजह से ही तो महंगाई हो रही है ना, तो पैसे को हटाएगी। तो अब ये कैसे करेगी, रेट्स बढ़ा के। बैंकों के रेट्स बढ़ाई जाएंगे। तो अगर बैंकों के रेट्स बढ़ाएंगे, रेपो रेट बढ़ेगा। रेपो रेट कितना है, 6.5% है। सीआरआर 4.5% है। तो अगर बैंकों के रेट्स बढ़ेंगे तो लेंडिंग कम होगी, और लेंडिंग कम होगी, लोग लोन कम लेंगे। तो इसका मतलब पैसा हटा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया। ठीक है, लेकिन यहां तो हम सीआरआर की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने इसको 10 अगस्त को आईसीआरआर नहीं, ये 10 अगस्त को जो है ये इसको इंट्रोड्यूस किया था कि जो 10% ऑफ द एनडीटीएल पे आपका आईसीआरआर जो है वो लगेगा। ठीक है, 10 अगस्त को। अब ये इसीलिए था कि भाई महंगाई जो है वो कंट्रोल में है। लेकिन इसका एक और कारण था। वो कौन सा कारण था, देखो 2000 के नोट्स डिसकंटिन्यू। अब वो सोचो, अच्छा छोड़ो वो सब, इसमें भी हम बाद में आएंगे। पहले ये समझ लो आईसीआरआर होता क्या है। तो हमने क्या बताया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारे बैंक का पापा है। तो एक बाप को हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहती है। तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे हैं, कई बार बच्चे नालायक हो जाते हैं। जैसे बैंक्स में बहुत ज़्यादा एमटीएज हैं। पिताजी के लाख समझाने के बावजूद, आरबीआई के लाख समझाने के बावजूद बैंक्स नहीं माने। और तो यही होता है भाई, जो बच्चे हैं वो अपनी मनमानी करके अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और अल्टीमेटली पिताजी ही आते हैं रेस्क्यू करने। बाप होता है। तो आरबीआई ऐसे ही काम करता है। तो आरबीआई क्या कहता है, देखो बेटा, तुम्हारे पास सीआरआर होना चाहिए। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब आई लग गया तो इसको इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। सेम ही है, बस मैं भी आपको बताता हूं, 2 मिनट में फर्क क्लियर हो जाएगा। एक होता है आपका एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन सबको एलएएफ कहते हैं। फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये 4 चीजें होती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और ये सब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के एलएएफ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें सीआरआर पे आ जाओ। सीआरआर क्या होता है कि देखो, बैंक कहता है कि आरबीआई कहता है पिताजी कि बेटा सुनो, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तुम्हारे पास, नेट डिमांड, टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स आ गए, करंट डिपॉजिट्स आ गए, और टाइम लायबिलिटीज के अंदर एफडी आ गए, रिकरिंग डिपॉजिट्स। ये तो बैंक के पास इन्हीं 4 माध्यम से, और भी डिपॉजिट्स होते हैं, बट बेसिकली इन्हीं के 4 माध्यम से पैसा आता है। बैंक का खुद का पैसा थोड़ी ना है, हम पैसा जाके जमा करते हैं, वो आपका एनडीटीएल हो गया। ओके, समझ रहे हो। तो अब बैंक कहता है कि देखो, जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, आरबीआई कह रहा है जो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है वो तुम्हारा ही है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है बेटा। हो सकता है आगे जाके तुमको पैसे की कमी हो जाए, तुम भयानक लोन दे दो, लोन ना चुका पाओ, मतलब लोग लोन ना चुका पाए। तो हम एक काम करते हैं,
जैसे मान लो तुम्हारे पास एनडीटीएल के 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, बैंक के पास 100 रुपए मान लो सेविंग डिपॉजिट्स आपका, क्योंकि देखिए नेट डिमांड क्या आपका सेविंग करंट और टाइम लायबिलिटीज की वक्त के बाद आपको, क्योंकि आरडी एफडी तुरंत बाद में आप मैच्योर कराते हैं ना, तो 1 2 3 साल के लिए पैसा वो सेव हो जाता है। तो अब बैंक कहता है कि देखो 100 रुपए तुम्हारे, आरबीआई कहता है 100 रुपए किसी भी बैंक के पास आए तो उसका 4 रुपए तुम सीआरआर में रख देना, 4 रुपए तुम हमारे पास रिजर्व करवाओगे। 4% जो है अभी 4.5% तो 4.5 रुपए हो गया, यानी कि 100 करोड़ में से 4.5 करोड़, अगर 100 करोड़ बैंक के पास आ रहे तो 4.5 करोड़ आरबीआई के पास रहेंगे। पैसा तुम्हारा ही है, तुम टेंशन ना लो, पैसा तुम्हारा ही, बट इस कैश को हमने रिजर्व कर दिया है ताकि कहीं मान लो तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत आ जाए तो इस पैसे को हम तुमको दे सके। टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पिताजी ख्याल रख रहे हैं। बाकी एसएलआर 21-21.5% के करीब अभी एसएलआर देख लीजिएगा, रेट 21.5% के आसपास है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई एसएलआर। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें क्या है, फिर बैंक आता है, आरबीआई कहता है बेटा ये तो कैश में तुम हमको दोगे, लेकिन सुना है तुम आज तक गोल्ड भी रख रहे हो अपने पास, सुना है तुम्हारे पास बॉन्ड्स भी हैं, सिक्योरिटीज भी हैं, वो भी दो हमको। तो बैंक कहता है पिताजी आप सब ले लेंगे, तो मेरे पास बेटा तुम्हारी भलाई के लिए है, तुमको हम दे रहे ना। 75% इसमें पैसा तुम्हारा है, 75 रुपए, लेकिन बाकी का 21% सिक्योरिटीज और गोल्ड के फॉर्म में तुम हमारे पास रखोगे। तो ये कितना हो गया, मतलब लगभग 25% के आसपास आरबीआई के पास रहता है बैंक का, और एसएलआर आपका गोल्ड और सिक्योरिटीज के फॉर्म में रहती है, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो यही आपका, हम क्योंकि हम सीआरआर की बात कर रहे हैं, तो सीआरआर आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कि अभी 4.5% है। अब आप बोलेंगे सर ये आईसीआरआर क्या है। आईसीआरआर कुछ नहीं है, एक टेम्पररी मेजर है। आईसीआरआर जब बैंकों के पास बहुत पैसा आ जाता है, जैसे अभी क्या हुआ 2000 के, निर्मला सीतारमण जी ने बोले 2000 के नोट्स अभी डिसकंटिन्यू होंगे, तो 2000 के नोट्स में जब सारे के सारे 2000 के नोट्स जो हैं वो बैंक के पास आ गए, तो बैंक के पास एक्सेस पैसा आ गया ना, तो यहां पे आरबीआई ने बोला ये एक्सेस पैसा इधर जल्दी वहां से हटाओ, हमारे पास लाओ, ये एक्सेस पैसा है, तो जो तुम्हारा एनडीटीएल है उसका 10% तुम हमारे पास दे दो, क्योंकि वैसे ही इन्फ्लेशन है, इसको कंट्रोल करना, और पैसा आ रहा है तुम्हारे पास तो डेंजरस हो जाएगा ये। तो बस इतनी सी बात है। तो अब आरबीआई का काम पूरा हो गया भाई, अब चीजें खत्म, 2000 भी आ गए, तो उन्होंने बोला कि अब हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, और फिर जब जरूरत होगी फिर लगा देंगे। डिमोनेटाइजेशन के समय आईसीआरआर आया था। तो बस इतना सा है। ओके, वेरी वेरी गुड। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो डिसकंटिन्यूएशन है वो स्टेजेस में इंप्लीमेंट होगा, तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे तो भत्ता बढ़ जाएगा, तो इसीलिए स्टेजेस में इंप्लीमेंट होगा ताकि एकदम से शॉक ना लगे। तो पहले स्टेज और सेकेंड स्टेजेस में 25% जो इंपाउंडेड है, आई का मतलब इंपाउंडेड, तो 25% जो हर बैंक का इंपॉर्टेंट फंड है उनको रिलीज किया जाएगा कि ले लो बेटा, ले लो, तुम्हारा पैसा है तुम वापस ले लो, हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। उसके बाद बाकी भाई 25 पहले स्टेज में 25%, दूसरे स्टेज में 25%, टोटल 50 हो गया, और आखिरी स्टेज में 50%, तो 100% पैसा रिलीज हो गया। ओके, तो बैंक के पास फिर पैसा भी आ गया, बैंक नाचेंगे। तो यही हिसाब किताब है। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है ना, अब तो देखिए, हेलो भैया नवरात्रि में, अच्छा गजब बेवकूफ़ी होती है। देखो तुमको क्या लगता है, तो नवरात्रि में जाते हो, दिवाली में जाते हो, तुमको तोहफे मिलते हैं, बेटा उसी में जोड़ लिया जाता है, कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, मान के चलो। सब बेवकूफ़ बनाने की बढ़िया मार्केटिंग होती है, लेकिन ठीक है, त्योहारे में चीज़ें खरीदनी चाहिए, शुभ मानी जाती है, अच्छा मुहूर्त होता है। खैर मैं कहाँ बैंक से तो हरम आ गया। तो आईसीआरआर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जो सरप्लस लिक्विडिटी थी उसको एब्जॉर्ब किया यहाँ पे, जो डिमोनेटाइजेशन अभी 2000 के नोट्स का हुआ, ठीक है। और इसी भाई जो पैसा आया वो सरकार, भाई देखो आरबीआई का पैसा सरकार का ही पैसा है, तो सरकार ने स्पेंडिंग ली, कैपिटल इन्फ्लोज हमको देखने को मिला। अच्छा, इंपैक्ट क्या था भाई, इंपैक्ट यही था, सबसे पहले तो भाई जो 1 लाख करोड़ की एक्सेस लिक्विडिटी थी, ज्यादा पैसा आ गया ना, बच्चे ने बहुत कमा लिया। अब बाप को लग रहा है कि कमा तो लिया बेटा, गड़बड़ खर्च करोगे, बाप ने आधा पैसा ले लिया कि रुको जाओ बाद में देंगे तुमको। तो यही आरबीआई ने लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए जो पैसा है वो ले लिया। हालांकि लिक्विडिटी कंडीशंस विल बी रिटर्न टू लिक्विडिटी कंडीशंस, वो दोनों ही एक तरीके बैलेंस हो गई। तो सीआरआर मैंने समझा दिया, और कुछ है यहाँ पे बताने के लिए, मैं देख लेता हूँ। ओके, चलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता हूँ आज, ठीक है। क्या क्या जो है वो मेजर्स लेती है आरबीआई, ठीक है, जो पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है जो आरबीआई के पास है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आ जाते हैं, सब समझा दे बड़ा। चलो लंबा लेक्चर ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। तो क्वांटिटेटिव की बात करें तो सीआरआर तो मैंने आपको समझा ही दिया है।
सबसे पहले तो CRR आता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको मस्त तरीके से समझा दिया, क्वांटिटेटिव है। फिर आपका SLR आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड, ये भी मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। जो आपका SLR है तो जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती है, भाई बैंक पैसा सिक्योरिटी से कमाती है ना, आपको पता है कि नहीं, कितनी बार मैं बता चुका हूं, इन सबको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। कि भाई सरकार पैसा, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, सरकार बोलती है सिक्योरिटी, बैंक इधर सिक्योरिटी ली तो उधर पैसा दे देती है, और फिर वो बैंक सिक्योरिटी वो रिलीज कर देता है, ठीक है। तो वो पैसा जो है, पैसे का फ्लो जो है वो मेंटेन करता रहता है, मतलब मार्केट में रिलीज कर देता है। फिर रेपो रेट आपको पता ही है। तीसरा आपका रेपो रेट आता है, RR, कि भाई ये जो बैंक जो RBI है जो इंटरेस्ट लेता है, जितना आप फंड्स RBI को देते हो, समझ रहे हो, तो आपको ये देना ही देना है। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होता है, और ताकि लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। ओके, तो जो भी है RBI भाई कमर्शियल बैंक को जो भी पैसा दे रहा है उस पर जो इंटरेस्ट लेगा वो रीपरचेजिंग रेट, रेपो रेट होता है। खैर बैंक पैसा, देखिए RBI कुछ पैसा इसीलिए वो इंटरेस्ट उसीलिए ही दे रहा है, वो क्योंकि उसको सब कुछ लिक्विडिटी को देखना है। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा होता है, ठीक है। जब RBI पैसा देता है, RBI इंटरेस्ट देता, मतलब यहाँ पे जो पैसे होते हैं उस पर इंटरेस्ट देता है। बैंक रेट होता है जो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होता है, बैंक रेट। अगला बैंक रेट आगे आ जाओ, बैंक रेट पे आ जाओ, ठीक है। बैंक रेट की बात करें तो जो जिस रेट पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर जिनको जितने भी बैंक से उनको पैसा मिलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड जब बैंक को देता है जिस रेट पे, वो आपका बैंक रेट। और ओपन मार्केट OMO सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सरकारी सिक्योरिटीज है जो बैंक्स को बेची जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी मार्केट में, ओपन मार्केट में, वो होता है। फिर LAF, ठीक है, वही लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इससे बैंक जो है, RBI जो है, वो लिक्विडिटी को मैनेज करता है। ओके, उसके बाद MSF आती है, इसमें ओवरनाइट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें ओवरनाइट 24 घंटे के अंदर अगर बैंक को जरूरत है पैसे की तो तुरंत RBI से पैसे ले लेगा वो। और बाकी SLR होता है। तो ये तो क्वांटिटेटिव होते हैं। ओके, तो ये कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बताए। एक दिन मैं सोच रहा हूं कि पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी पे लेक्चर ले ही लूं, है ना, और फिस्कल पॉलिसी पे भी, ताकि आप समझ जाओ। चलो, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।